हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहेगी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, जो कि CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, ये हमारा टेट के लिए रहेगा। ये क्लास कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, जैसे कि CTET, MP टेट वर्ग 3 है, रीट है, UP टेट है, या कोई भी टेट हो अन्य स्टेट के लिए, ये सभी के लिए सेम क्लास रहेगी बाल विकास की, जिसमें मैंने 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए हम शुरू करेंगे हमारा वीडियो। मैंने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, उनके क्वेश्चन और ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती जाऊंगी, और ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है। आप लोगों को बताना है कि सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है ये किसकी देन है। तो आपके ऑप्शन है संरचनावादियों की, मनोविश्लेषणवादियों की, व्यवहारवादियों की, या गेस्टाल्टवादियों की। बताएं जल्दी से कि सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है ये गेस्टाल्टवाद के जो प्रवर्तक थे उन लोगों ने दिया था। जैसे कि इस सिद्धांत के प्रवर्तक थे कॉलर, कॉफा और बर्दिमर और कॉफा की सहायता से कॉलर ने ये प्रयोग सिद्ध किया था, ये सिद्धांत दिया था। तो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन हो गई, ये लोग गेस्टाल्टवादी थे, तो ये गेस्टाल्टवादियों की हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट है हमारा कि आपकी कक्षा में ऐसे बुद्धिमान छात्र हैं जो आपके समक्ष सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी कक्षा में कोई ऐसे बुद्धिमान छात्र हैं जो आपके समक्ष सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। आपके ऑप्शन है उसे उसकी रुचि के कुछ कार्य दे देंगे, या उसे कुछ ऐसे कार्य देंगे कि जो वह ना कर सके, या थर्ड ऑप्शन है उसे डांट कर बैठा देंगे, या उसे कक्षा का नेतृत्व करने को दे देंगे। बताएं जल्दी से आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो देखिए, अगर ऐसी स्थिति आपके सामने बनती है कि कोई बच्चा ज़्यादा होशियार है, क्लास में बुद्धिमान छात्र है, और वो आपके समक्ष अपना ज्ञान प्रस्तुत कर रहा है बार बार, तो आप ऐसी स्थिति में ये करेंगे कि उसे उसकी रुचि के अकॉर्डिंग कुछ कार्य करने के लिए दे देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। उससे अपनी रुचि के अकॉर्डिंग अगर वो कार्य करेगा तो वो उसमें व्यस्त रहेगा, उसको जो पसंद हो वही कार्य आप उसको करने के लिए दे दीजिए, तो जिससे वह उसमें व्यस्त रहेगा, जिससे आपको क्लास में और कोई परेशानी नहीं होगी। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री में नॉनसेंस सिलेबस की रचना की है। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री में नॉनसेंस शब्द लिखा हुआ है, ये NONSENSE, नॉनसेंस शब्द जो नॉनसेंस सिलेबस है उसकी रचना की है, किस मनोवैज्ञानिक ने की है। तो आपके ऑप्शन है गेम्स ने, वुंट ने, स्किनर ने, या एबिंगहॉस ने। बताएं जल्दी से किसने की है। तो देखिए, इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा एबिंगहॉस। ठीक है, थर्ड का हो जाएगा 4 ऑप्शन कि एबिंगहॉस ने की है, कि क्या की है, नॉनसेंस सिलेबस की रचना की है सीखने की सामग्री में। तो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नॉनसेंस शब्द जो सिलेबस है उसकी सामग्री का प्रयोग किसने किया है, एबिंगहॉस ने। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह किसने कहा है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह किसने कहा है। आपके ऑप्शन है वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने, E.A. पील ने, या स्किनर ने। बताएं जल्दी से किसने कहा है। तो देखिए, हमारा यहाँ पर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, स्किनर ने कहा है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4, स्किनर के द्वारा दी हुई यह परिभाषा है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रिया को उत्तेजित करने, नियमित करने तथा जारी रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं, यह कथन किसका है। तो यह भी एक डेफिनेशन है, सामने दिख रहा है आपको कि क्रिया को उत्तेजित करने तथा नियमित करने तथा जारी रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं, यह कथन किसका है। तो आपके ऑप्शन है जॉनसन का, गुड का, मैगॉच का, या बर्नार्ड का।
बताएं जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ये गुड का जो परिभाषा दी है यह गुड का कथन है। जो गुड महोदय हैं एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने ही यह परिभाषा दी है। तो हमारा यहाँ सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि कोई भी एग्जाम हो, टेट एग्जाम हो, उसमें कम से कम तीन क्वेश्चन तो लगभग परिभाषाओं से रिलेटेड आते ही आते हैं। या तो ऐसे लिख के आएगा यह किसका कथन है, यह किसके द्वारा दी हुई परिभाषा है, यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है। इस तरह से कम 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आते हैं परिभाषाओं से रिलेटेड। तो आप लोग परिभाषाएं अच्छे से याद कर लीजिए सभी टॉपिक से, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कैसी हैं? अर्जित हैं, जन्मजात हैं, उपर्युक्त दोनों हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताएं कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कैसी हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां हैं, मैकडूगल ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, एक अर्जित भी बताई है और दूसरी जन्मजात भी बताई हैं, ठीक है। मैकडूगल ने कैसी बताई हैं? अर्जित और जन्मजात, यानी दोनों ही प्रकार की बताई हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? उपर्युक्त दोनों, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। मैकडूगल ने 2 प्रकार की बताई हैं, जन्मजात और अर्जित, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति हुई है। अप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आपके ऑप्शन है मोटम शब्द से, मोटिवेशन से, मोशन से या मोटिव से। बताएं अप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो देखिए सभी को पता होगा अप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मोटम शब्द से हुई है, MOTOM। ये लैटिन भाषा का शब्द है, इससे मोटम से हुई है। इसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, ये प्रेरित करना, कुछ भी कहें हम। तो ये अप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति किससे हो गई? मोटम शब्द से, जो कि किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, ठीक है। तो हमारा यहाँ फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा अप्रेरणा, सॉरी ये तो हमारा हो ही गया। नेक्स्ट है स्व अध्ययन की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका है। स्व अध्ययन के आदत की विकास का सबसे सर्वोत्तम तरीका क्या है? आपके ऑप्शन है उपयुक्त स्थान, छात्रों को पढ़ने को कहना, छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना या छात्रों से बिल्कुल बात ना करना। अगर बच्चों में आपको स्वयं अध्ययन करने की जो आदत है बच्चों में वो डालनी है, तो आप उसका सर्वोत्तम तरीका क्या अपनाएंगे? तो उसके लिए हमारा जो सर्वोत्तम तरीका होगा वो होगा कि छात्रों के साथ जो छात्र हैं उनके सामने आप स्वयं पढ़ेंगे, तो बच्चों में स्व आदत विकसित हो जाएगी स्व अध्ययन करने की। क्योंकि वो देखेगा कि बड़े लोग पढ़ रहे हैं तो बच्चा भी खुद से देख के पढ़ना अपने आप सीखेगा और अपने आप पढ़ेगा। तो हमारा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन किसका है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। आपके ऑप्शन है स्किनर का, स्पीयरमैन का, प्रेसी का, गिलफोर्ड का। बताएं जल्दी से, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर हमारा 9 का जो राइट आंसर होगा सही वो होगा गिलफोर्ड का, ठीक है। गिलफोर्ड का आंसर, गिलफोर्ड की परिभाषा है तो हमारा गिलफोर्ड आंसर सही हो जाएगा, 4 ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पकालीन स्मृति निम्न में से कितनी अवधि की होती है। जो स्मृति टॉपिक है हमारा उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है कि जो अल्पकालीन स्मृति होती है उसकी अवधि निम्न में से कितनी होती है। तो आपके ऑप्शन है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड या 40 सेकंड। बताएं जल्दी से। तो देखिए हमारा 10 का यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 10 का थर्ड वाला, यानी 30 सेकंड। 30 सेकंड की अवधि होती है अल्पकालीन स्मृति की। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट आगे हमारा क्वेश्चन है RR तथा RS संबंध दोनों ही विद्यमान हैं। किस जो यहाँ पर जो सिद्धांत दिए हैं, किस सिद्धांत में RR तथा RS संबंध दोनों ही विद्यमान हैं। तो आपके ऑप्शन है परंपरागत समायोजन में, क्रियाशील समायोजन में, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में या यह सभी में। RR तथा RS संबंध किस में विद्यमान है? 11 क्वेश्चन है तो आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कहा जाता है RS बॉन्ड थ्योरी। तो ये RR और RS बॉन्ड थ्योरी, RS संबंध किस में विद्यमान हो जाएंगे? थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। तो ये क्वेश्चन हमारा 11 का हो गया, थर्ड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट उपलब्धि आवश्यकता तथा उसका मापन किसने दिया है। उपलब्धि आवश्यकता तथा उसका मापन किसने दिया है। तो आपके ऑप्शन है मूरे ने, मैकविलैंड ने, एंडकिसन ने या फिर मैकविलैंड तथा एंडकिसन दोनों ने। तो 12 का बताना है हमें। तो देखिए उपलब्धि आवश्यकता का सिद्धांत जो दिया है इसका मापन किया है वो मूरे ने किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा।
देखिए कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन से आपको पता चलेगा ये किसने किया है या कैसे किया है। तो ये आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, शिक्षक को छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ क्या है? या इसका मुख्य लाभ यह है कि आपके ऑप्शन है, छात्र गलत काम करने से डरेंगे, छात्र अनुशासित रहेंगे, छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा, या उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर जो बनेगा वो होगा छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। जब भी कोई टीचर नया आता है या फिर बच्चे नए आते हैं क्लास में, जब भी बच्चों का एडमिशन होता है स्कूल में, नए बच्चे आ रहे हैं, तो आप उनको बच्चों से एक एक करके उनका इंट्रोडक्शन लीजिए, उनसे अपना नाम बताइए, उनका नाम पूछिए। और तो इससे क्या होता है, इससे ये लाभ होता है कि छात्रों के साथ शिक्षक का क्या होता है, संबंध बढ़ता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, शिक्षक को छात्रों का, अरे ये तो फिर से वही आ गया। नेक्स्ट है, मल्टीमीडिया में आवश्यकता होती है। देखिए ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, लेकिन है इसी का साइकोलॉजी का, कि मल्टीमीडिया में आवश्यकता होती है। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड ही है, कंप्यूटर से। तो चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीमीडिया में आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? तो आपके ऑप्शन है, लाउड स्पीकर की, सीडी की, टेलीफोन की, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मल्टीमीडिया में किसकी आवश्यकता होती है? सीडी की। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अपने क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बृहद कक्षा शिक्षण संबंधित है। जो बृहद कक्षा शिक्षण संबंधित है वह किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, बड़े बड़े कक्षा कक्ष से, शिक्षकों की अधिकता से, छात्राओं के कम होने से, या कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र हों। तो देखिए हमारा 15 का सीधा सीधा दिख रहा है, बृहद कक्षा यानी बड़ी कक्षा। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? सीधा सीधा 4 वाला ऑप्शन सीधा आपको दिख रहा है कि कक्षा में जितने निर्धारित छात्र हैं उनकी संख्या से अधिक छात्र अगर कक्षा में हो जाते हैं तो वह बृहद कक्षा शिक्षण कहलाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होकर कैसे आ रहे हैं? चलिए कोई दिक्कत नहीं, आ जाने दीजिए। नेक्स्ट आ गया है हमारा, प्रश्न कौशल के ऊपर समस्त शैक्षणिक क्रिया की कुंजी निर्भर करती है। यह परिभाषा है। प्रश्न कौशल के ऊपर समस्त शैक्षणिक क्रिया की कुंजी निर्भर करती है, यह परिभाषा है। आपके ऑप्शन है, कॉल्विन की, पार्कर की, एलन की, या क्विलिन तथा हन्ना की। तो देखिए 16 का आंसर हमें बताना है, जो कि ये परिभाषा किसकी है? पार्कर की। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें हमारा राइट है। परिभाषा पूछी गई है, सीधी सीधी परिभाषा बतानी है, तो ये किसकी परिभाषा है? पार्कर की। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, आपके विचार में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि आपके विचार में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो आपके ऑप्शन है, शिक्षक, कक्षा का वातावरण, शिक्षार्थी, या अधिगम सामग्री। तो देखिए सभी को पता होगा कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक माना गया है वह शिक्षार्थी को माना गया है, या छात्र को माना गया है, या हम कहें कि विद्यार्थी को माना गया है, क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो छात्र केंद्रित शिक्षा है या शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा मानी गई है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक तभी अपने छात्र को प्रभावित कर सकता है जब। आपके ऑप्शन है, अध्ययन करके पूरी तैयारी से कक्षा में पढ़ाए, या वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले, या वह छात्रों से दृढ़ता से काम ले, या हर बात को कई बार दोहराकर छात्रों को समझाए। तो बताएं जल्दी से कि शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है, किस तरीके से शिक्षक अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर यह होगा कि अध्ययन करके वह पूरी तैयारी से जो है कक्षा में पढ़ाएगा। अगर वह कक्षा में पूरी तैयारी से पढ़ाएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ाने में, और इससे छात्र प्रभावित होंगे कि शिक्षक का पढ़ाने की जो शिक्षण विधि है या तरीका है वह किस तरीके का है। तो इससे बच्चे इम्प्रेस होंगे और प्रभावित जरूर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाता है, या कहें नंबर का क्वेश्चन या फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी 1 या 2 कभी कभार परीक्षा में आ जाते हैं, पुस्तक से रिलेटेड कि यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है, इस पुस्तक के राइटर कौन है। तो उसी में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी है। तो आपके ऑप्शन है, प्लेटो ने, डीची ने, रसेल ने, या रूसो ने। बताएं जल्दी से, डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, वो होगा प्लेटो ने। प्लेटो ने लिखी है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा 19 का राइट हो जाता है।
नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण को आप मानते हैं, शिक्षण को आप क्या मानते हैं? आपके ऑप्शन है एक अंतः प्रक्रिया मात्र, या सीखने में सहायक प्रक्रिया, या एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति के मध्य संबंध, या उपयुक्त सभी। शिक्षण को आप क्या मानते हैं? तो 20 का बताइए। तो देखिए, शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया भी है और सीखने में सहायक प्रक्रिया भी है और एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति के मध्य संबंध भी है। तो 4 ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जो है कि उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही बातें जिसमें कहीं जा रही हैं वो हो जाएगा 4 ऑप्शन उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्राथमिक स्तर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम है वह मातृभाषा में होना चाहिए। तो इसका क्यों होना चाहिए? आपके ऑप्शन है, यह देश प्रेम उत्पन्न करती है, पाठ को समझने में सहयोग करती है, या पुस्तक में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, या फिर अभिव्यक्ति को उचित दिशा प्रदान करेगी। तो बताएं जल्दी से 21 का क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए, प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा का माध्यम है मातृभाषा इसीलिए होना चाहिए क्योंकि ये अभिव्यक्ति को उचित दिशा प्रदान करेगी, जिससे बच्चा अपनी मातृभाषा में अच्छे से बोलना सीखेगा तो उसकी अभिव्यक्ति अच्छे से बढ़ेगी या उचित दिशा में जाएगी। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कि शिक्षकों को विषय ज्ञान निम्नलिखित में से किसकी विधि से अधिक होता है? एक सेकेंड, थोड़ा मिसप्रिंट मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ गलत छपा हुआ है। शिक्षक को विषय का ज्ञान निम्नलिखित में से किस विधि से अधिक होता है? शिक्षक को विषय ज्ञान निम्नलिखित में से किस विधि से, सॉरी इस किसके लिख गया है, इसमें है किस विधि से अधिक होता है। तो आपके ऑप्शन है विषय पर लेख लिखने से, किताबें लिखने से, या फिर छात्रों को ट्यूशन देने से, या अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने से। तो देखिए, शिक्षकों को जो विषय का ज्ञान होता है वो सबसे अधिक होता है अपने विषय से जो संबंधित साहित्य है उसको पढ़ने से। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम कौन सा है? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम है, तो आपके ऑप्शन है प्राइमरी स्कूलों के लिए, मिडिल स्कूलों के लिए, सेकेंडरी स्कूलों के लिए, या सभी स्कूलों के लिए। तो 23 का मैं बताना है कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम जो है वह है प्राइमरी स्कूलों के लिए है। ठीक है, प्राथमिक जो स्कूल होते हैं या प्राइमरी स्कूल का है उनके लिए है। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस निर्देशन सामग्री का कच्चा शिक्षण के दौरान इस्तेमाल किया जाना हो उसे उसका, आपके ऑप्शन है कक्षा में ही तैयार करना चाहिए, उल्लेख पाठ्य योजना में कर लेना चाहिए, या तभी दिखाना चाहिए जब बच्चों में उत्सुकता बढ़ जाए, या कच्चा शिक्षण शुरू करते छात्रों को दिखा देना चाहिए। जैसे ही मतलब आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निर्देशन सामग्री है जो आप बच्चों को पढ़ाने के लिए लाए हैं, तो वह कच्चा शिक्षण के दौरान कब इस्तेमाल की जानी चाहिए? जब कक्षा में ही करनी चाहिए, या तो सेकंड ऑप्शन है उसका उल्लेख पाठ्य योजना में करना चाहिए, या थर्ड ऑप्शन है कि जब दिखाना चाहिए जब बच्चों में उत्सुकता हो, या 4 ऑप्शन है कि कच्चा शिक्षण जैसे ही आप शुरू करते हैं वैसे ही दिखा देनी चाहिए। तो देखिए 24 का जो बनेगा वह होगा कि वह हमें तभी दिखानी चाहिए बच्चों को जब बच्चों में क्या है, उत्सुकता बढ़ जाए। अगर बच्चे उत्सुक होंगे पढ़ने के लिए, देखने के लिए, तो बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण में निम्नांकित विचार सम्मिलित हैं। देखिए, आधुनिकीकरण में निम्नांकित विचार सम्मिलित हैं। आपके ऑप्शन है समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, विज्ञान और तकनीक का प्रयोग, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी या देखा होगा कि सीटेट वगैरह में इस तरह के प्रश्न ज़रूर आते हैं कि कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं कि हमें उनमें से एक नेगेटिव होता है और 3 पॉजिटिव होते हैं, तो अलग पता चल जाता है कि नकारात्मक ढूंढना है, या फिर तीन नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव होगा, तो उसमें से हमें सकारात्मक वाला ढूंढना है, तो वो हम ढूंढ लेते हैं आसानी से। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि तुलनात्मक होते हैं कि हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो चारों ही ऑप्शन सही होते हैं, उसमें चारों ऑप्शन क्या होते हैं, सही होते हैं। तो हमें चारों सही लग रहे होते हैं, तो इस स्टेज पे हमें क्या करना होता है कि हम कैसे उनको चूज़ करें कि हम कौन सा फिल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें तुलना करनी होती है उन चारों में कि चारों में ज़्यादा सही कौन सा है, या पूछा गया होगा कि इनमें से कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है या कम है, तो उसमें से सबसे कम वाला ढूंढना होता है। तो बस यही चीज़ तुलना करके देखनी होती है। तो कुछ तुलनात्मक प्रश्न भी आते हैं जो कि काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और आजकल की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बताइए, इसका आधुनिकीकरण में निम्नांकित विचार सम्मिलित हैं। तो देखिए, समाजवाद भी हो जाएगा आधुनिकीकरण में, धर्मनिरपेक्षता भी हो जाएगी, वैज्ञानिक और तकनीक का प्रयोग भी आधुनिकीकरण में सम्मिलित हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन जो बनेगा वह बनेगा उपरोक्त सभी, यानी 4 ऑप्शन हमारा राइट बनेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु कोठारी शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित विद्यालयों की योजना पर बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु कोठारी शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित विद्यालयों की योजना पर बल दिया है। तो आपके ऑप्शन है केंद्रीय विद्यालयों पर, राजीव गांधी विद्यालयों पर, या पड़ोसी विद्यालयों पर, या नवोदय विद्यालयों पर। तो बताएं जल्दी से। 26 का राइट आंसर जो होगा वह होगा पड़ोसी विद्यालयों पर। ठीक है, 26 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी थर्ड ऑप्शन। पड़ोसी शैक्षिक अवसरों की जो समानता है वह कोठारी शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित विद्यालयों की योजना पर बल दिया है कि जैसे पड़ोसी स्कूलों में जैसे ही शैक्षिक अवसर हैं वैसी ही समानता आजकल जो हमारा स्कूल है, या हम जिस स्कूल की बात कर रहे हैं उस विद्यालय के जो आसपास के जितने भी विद्यालय हैं उनमें समान शैक्षिक अवसर होने चाहिए। तो उस हिसाब से ये पड़ोसी वाला दिया गया है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछड़े वर्गों में शिक्षा के समान अवसर के पात्र हैं। पिछड़े वर्गों में शिक्षा के समान अवसर के पात्र हैं। तो आपके ऑप्शन है महिलाएं, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। 4 हो जाएगा 27 का, क्योंकि पिछड़े वर्ग में महिलाएं भी आएंगी, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ। तो हमारा राइट ऑप्शन जो बनेगा वह होगा 4 उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, धर्मनिरपेक्षता का शिक्षा पर निम्नलिखित प्रभाव है। धर्मनिरपेक्षता का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। आपके ऑप्शन है विद्यालय में धर्म विशेष की शिक्षा समाप्त होना, या प्रवेश का आधार धर्म नहीं, या सभी धर्मों के उत्सव को मनाया जाना, या उपरोक्त सभी। तो धर्मनिरपेक्षता का शिक्षा पर निम्नलिखित प्रभाव है। तो क्या प्रभाव है धर्मनिरपेक्षता का शिक्षा पर। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि ये सभी प्रभाव जो है ना वो धर्मनिरपेक्षता के हैं जो शिक्षा पर पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, निष्पत्ति परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करता है। यह परिभाषा किसकी है। निष्पत्ति परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करता है। यह परिभाषा दी है। तो आपके ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, फ्रीमैन ने, गैरिसन ने, या गेस्ट ने। किसने दी है यह परिभाषा। तो हमारा 29 का जो है राइट आंसर होगा वह होगा थर्ड ऑप्शन, गैरिसन व अन्य ने यह परिभाषा दी है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि व्यक्तिगत शिक्षण विधि है या व्यक्तिगत शिक्षण विधि है। तो आपके ऑप्शन है समय और शक्ति का अपव्यय करती है, प्रतिस्पर्धा का भाव विकसित नहीं करती, या सामाजिकता का ज्ञान नहीं करा पाती, या उपरोक्त सभी। बताएं जल्दी से। व्यक्तिगत शिक्षण विधि में क्या ये सारे ऑप्शन फिट बैठ रहे हैं। तो बिल्कुल सही है। 30 का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 4 ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये व्यक्तिगत जो शिक्षण विधि है समय और शक्ति का अपव्यय, यानी ज़्यादा समय और शक्ति का अपव्यय करती है, प्रतिस्पर्धा का भाव विकसित नहीं कर पाती है, और सामाजिकता का ज्ञान नहीं करा पाती है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं आप लोगों के लिए और ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, तो जिससे कि मुझे पता चले कि किस लेवल के क्वेश्चन मैं दे रही हूँ और एग्ज़ाम में किस लेवल के आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।